जमुई विधानसभा में बनिया समाज के लोगों की जनसंख्या 1 लाख है। डेटा कहाँ से आप ला रहे हैं? कैसे बोले कि जो दूसरे जात का लोग बिगड़ जाएगा कि हमारे जात का नाम नहीं लिया उसको वही वोट बाद देगा। संजीव शाह को कैसे डिफाइन किया जाए कि भाई संजीव शाह है कौन, क्या परिचय है उनका, कैसे इंसान? दादा के गुजरने के बाद दामोदर रावत वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि संजीव जी आप भी दादा का चेला हैं और हम भी दादा का चेला हैं। कभी दिग्विजय सिंह ने खुले मंचों से ये कहा था कि संजीव शाह मैं तुम में विधायक का मटेरियल देखता हूँ। तो क्या आपसे डर था कि हो सकता है कि ये नेता बड़ा बन जाए तो मेरे लिए ही दिक्कत हो जाए? क्या इस तरह की बातें थी? हमको ऐसा फीलिंग्स हुआ कि मैं बैक फुट पर हूँ। कानू तेली और मघैया तेली दोनों मिलके है 70,000। कैसे चुनाव जीत जाएंगे आप? ये बीजेपी की सीट रही है और पिछली बार इतना बड़ा अंतर था वोटों का, कैसे पाट पाइएगा संजीव शाह जी? आप बता दीजिए कि कौन ऐसा नेता है जो बड़ा नेता हो बिहार का, उनके जाने से इतना भीड़ जुटती है। एक नाम बता दीजिए। एक गर्भवती की मौत क्यों हो जाती है संजीव शाह जी? क्योंकि स्ट्रेचर नहीं मिलता है जो 10 से 12 हजार में आता है। बिहार का सत्य, भले ही लोग ऑनलाइन कैमरा पर नहीं बोले, लेकिन सच्चाई है कि जातीय समीकरण साधा जाता है। खुल के ये बात कह रहे हैं। बोलने में क्या, सत्य की राजनीति होनी चाहिए। राजनीति का एक स्तर होना चाहिए। अगर हॉस्पिटल में किसी चीज का कमी है तो जनता को भी आवाज उठाना पड़ेगा। आप पत्रकार हैं, आपको भी आवाज उठाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। इस वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन चुनाव के ऐलान होने से पहले ही जमुई विधानसभा की सियासी सरगर्मी जो है वो अपने शवाब पर है। इसके पीछे वजह है, पहले ये खबरें थी कि आरजेडी के तरफ से कौन कौन से प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि जमुई विधानसभा सीट जो है यहाँ से आरजेडी के प्रत्याशी सालों से चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन फिर खबर आती है कि ये सीट जो है वो कांग्रेस कोटे में जा सकती है और कांग्रेस अपने कोटे से आईपी गुप्ता की पार्टी को ये टिकट देगी और उनकी पार्टी से संजीव शाह जो है इस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सरगर्मी अपनी प्रकाष्ठा पर तब पहुंचता है जब जम्मू के शिल्पा भवन में एक कार्यक्रम होता है जहां आईपी गुप्ता पहुंचते हैं और यहां से विधानसभा चुनाव का ताल ठोकने के जिनके बारे में खबरें हैं, संजीव शाह जेडीयू छोड़ करके जो है वो आईपी गुप्ता की पार्टी का दामन थाम लेते हैं। और आपने आईपी गुप्ता के भाषणों को सुना होगा, हालांकि सवाल के जवाब पर डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन इशारों में वो जता गए कि जम्मू विधानसभा से जो है इस बार हम ताल ठोकेंगे। तो ज्यादा भूमिका दिए हुए हम सीधे मुखातिब होते हैं संजीव शाह जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ये बताइए संजीव शाह जी, ये जो है जम्मू के लोगों में ये तो बात फैल चुकी है, लेकिन वो कंफ्यूजन में है कि भाई साहब ये आरजेडी की सीट रही है, फिर खबर आती है कि कांग्रेस को ये मिलेगी। आप लोग बड़ा कार्यक्रम करते हैं, आईपी गुप्ता के रिश्ते राहुल गांधी से हैं और ये कहा जा रहा है कि इस बार जमुई सीट जो है आप लोग को जा रही है। आप लोगों ने जिस तरह से कार्यक्रम किया, जिस तरीके से बातें की गई, मैसेज तो, इशारा तो साफ है कि आप लोग लड़ रहे हैं चुनाव। क्योंकि आईपी गुप्ता का गृह जिला है जमुई और यह एक स्वाभाविक मानसिकता है कि कोई भी अपने जिला में अपना आधिपत्य चाहेंगे, अपना अधिकार चाहेंगे, सेवा करना चाहेंगे। तो आईपी गुप्ता साहब चाह रहे हैं कि जमुई से एक सीट उनको मिले। आईपी गुप्ता साहब चाह रहे हैं, लेकिन चुनाव यहां से फिर ये सवाल है कि भाई चुनाव यहां से संजीव शाह लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपका स्वागत किया गया, आप हजारों लोगों को आपने जो है आपकी काफिला लेके पहुंचे, कई लोगों को सदस्यता भी दिलवाई है। तो जिस तरीके से भव्य स्वागत हुआ और मन से आईपी गुप्ता ने ये कहा कि कभी दिग्विजय सिंह ने खुले मंचों से ये कहा था कि संजीव शाह मैं तुम में विधायक का मटेरियल देखता हूं। तो क्या आईपी गुप्ता आप में विधायक वाला मटेरियल देख रहे हैं? ये तो आईपी गुप्ता सर बता सकते हैं, लेकिन हमारे प्रति उनका सोच बिल्कुल क्लियर है और हमको वो समझते हैं। और जब एक इंसान दूसरे इंसान को समझने लगे तो बिना बताए सब कुछ, बिना बोले सब कुछ हो जाता है, समझ ली जाती है। और अगर ये चुनाव लड़ने की बात, तो ये पार्टी का निर्णय होगा। पार्टी अगर हमको चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत करेंगे तो फिर हम लोग आगे आएंगे, अरे तो पार्टी का जो निर्देश होगा वो करेंगे। जब उनके पार्टी में है, वो हमारे आला कमान है, उनका निर्देश का पालन करेंगे, आप चल पड़ेंगे। हम और पॉलिटिकल सवाल पूछेंगे वर्तमान परिस्थिति से, लेकिन जो आईपी गुप्ता ने मन से कहा, दिग्विजय सिंह वाला जो इंसिडेंट था, अगर आप चाहें तो, मतलब एक पत्रकार होने के नाते जिज्ञासा है कि दिग्विजय सिंह के बारे में
कैसा रिश्ता था आपका, और वो वाकया क्या था जब मंच से ये कहा गया था, वो कौन सी जगह थी, वक्त क्या था? वो हमारे पॉलिटिकल गुरु थे। दिग्विजय सिंह आपके पॉलिटिकल गुरु मैंने थे। राजनीति में उनसे बहुत कुछ सीखा, चंद दिनों में ही उनसे जो कुछ सीखा उसको पूरे जीवन भर आज तक मैं अमल में ला रहा हूँ, उनके आदर्शों का पालन कर रहा हूँ। कभी दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि आप में एक संजीव, मैं तुम में एक विधायक मटेरियल देखता हूँ, मैं तुम में एक विधायक देखता हूँ। तो वो वाला जो घटना है संजीव जी, कुछ क्या यादें हैं उसको लेकर? वो कौन सा वक्त था, वो कब ये बातें दिग्विजय सिंह के द्वारा कही गई थी? ये जिस समय किसान महापंचायत हुआ था पटना में, उससे जस्ट पहले की बात है। उन्होंने मुझे जो सम्मान दिया और जिस रूप में हमें प्रोजेक्ट किया, मैं उसे भुला नहीं सकता। दूसरी बात है, वो हमेशा हमारा आदर करते थे और हमसे हर तरह का चर्चा किया करते थे। उसी चर्चा के दरमियान उन्होंने कहा था कि तुम्हें विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए और मैं तुझे प्रोजेक्ट करूंगा, तुम तैयारी करो। और इसी दरमियान 20 फरवरी का समय था, दिन था, लक्ष्मीपुर में एक बड़ी कार्यक्रम होती है, उनकी एक बड़ी सभा हम लोगों ने किया और उस सभा में भी उन्होंने घोषणा किया था। अच्छा, उस सभा में भी घोषणा किया था? हाँ, उन्होंने किया था कि मैं संजीव को प्रोजेक्ट करूंगा। तो वो आप चाहते थे कि आप विधायक बने? हाँ, वो बिल्कुल चाहता था। अगर वो रहते तो बात कुछ और थी। उनका एक हमारे साथ भावनात्मक लगाव था और राजनीति से हटके भी व्यक्तिगत रूप से वो हमको मानते थे। आपके कुछ लोग मिले के आने से पहले, जब बातचीत हो रही थी, तो एक वाकया सुना रहे थे कि दिग्विजय सिंह के साथ आप अंदर में रहते थे और शायद वो नाव वगैरह हुआ करता था, उस नाव हाँ में हाँ घुमा करते थे और सियासी हाँ, चर्चा करते थे। वो जब बहुत काफी लोग हुआ करते थे तो वो उनके घर के अंदर जो ये तालाब बना हुआ उसमें बोट वगैरह है। अच्छा। तो वो हमें बुला के साथ में बोटिंग वगैरह करते थे और सियासी चर्चा किया करते थे। और उस पल को ज्यादा याद करना बड़ा भावुक हो मुश्किल जाते हैं। मुश्किल मुश्किल बात है। ठीक है, आपसे ये सवाल होगा कि ये बातें चल रही हैं कि संजीव शाह हैं कौन? लोग जैसे जम्मू विधानसभा, आपके लक्ष्मीपुर में तो आपको लोग जानते हैं, लेकिन जो और लोग हैं, तो संजीव शाह को कैसे डिफाइन किया जाए कि भाई संजीव शाह है कौन, क्या परिचय उनका, कैसे इंसान है? हमारे पिताजी एक समाज सेवी थे, स्वर्गीय रामदास शाह, और 1985 में उनका देहांत हुआ। तब मैं छोटा था और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया तो समाज में उनके किस्से कहानी सुना करता था। लोग उनके बारे में किस्से कहानी बताया करते थे कि किस तरह से वो समाज का सेवा करते थे, समाज के प्रति समर्पित रहते थे। और उनका ताल्लुकात कर्पूरी ठाकुर से लेके जयप्रकाश यादव तक रहा और इन सब चीज़ों को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ और मैं उनके राह पर निकल पड़ा। समाज सेवा मेरा मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य रहा और मैं उनके कदमों पे चल पड़ा और आज वर्षों से चलता रहा हूँ। आप पिछले 15 सालों से जेडीयू में थे। ये एपी गुप्ता ने मन से कहा कि संजीव शाह को फ्रंट फुट से दिग्विजय सिंह के जाने के बाद फ्रंट फुट से उनको जो है पीछे धकेल दिया गया। आखिर क्या हुआ? नहीं, दादा के गुजरने के बाद दामोदर रावत जी ने हमें, उस समय आए थे हमारे पास, चुनाव का समय था। अच्छा। तो वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि संजीव जी आप भी दादा का चेला हैं और हम भी दादा का चेला हैं। अच्छा। अब तो दादा रहे नहीं, अब तो आप चुनाव लड़िएगा नहीं, तो हमारे साथ रहिए, हमको मदद कीजिए। और तब से मैं उनके साथ रहा, ईमानदारी से रहा, पूरी निष्ठा के साथ उनकी मदद किया और 28 तारीख तक मैं उस पार्टी में रहा और माननीय दामोदर रावत जी का सेवा करता रहा। कैसे रिश्ते रहे दामोदर रावत जी के साथ? अच्छा रिश्ता था। लेकिन आपके लोग तो कुछ और कहते हैं। नहीं, कहने का तो बहुत तरह का बात उनका जो ये कहना है कि कहीं न कहीं बैकफुट में अगर धकेला गया तो क्या आपसे डर था कि हो सकता है कि ये नेता बड़ा बन जाए तो मेरे लिए ही दिक्कत हो जाए? क्या इस तरह की बातें थी? हमको ऐसा फीलिंग्स हुआ कि मैं बैक फुट पर हूँ, मैं फ्रंट फुट पर नहीं हूँ, ऐसा हमको महसूस हुआ। और जब महसूस हुआ तो हमको लगा कि हमको फ्रंट फुट पर आना चाहिए और वैसे समय में आईपी गुप्ता साहब हमको फ्रंट फुट पर ले आए
और मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जमुई विधानसभा सीट को लेकर आईपी गुप्ता अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि ये सीट आ जाए, क्योंकि उनका गृह जिला, ये कहा जा रहा है कि आईपी गुप्ता जोर तो लगाएंगे, क्या आपको लगता है? 200% हम्म, 200% जमुई जिला का एक सीट इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का होगा। इसमें किसी तरह का किंतु परंतु लेकिन का कोई जगह नहीं है। बाकी पीसी ये 3 तारीख के बाद या आने वाले समय में 8-10 दिन में तो क्लियर हो ही जाना है। आप एक बात अगर आप चाहें तो बता सकते हैं कि आपकी जो पार्टी है वो पूरे बिहार में कितनी सीटों के लिए चाहती है कि उसको कम से कम इतनी सीटों मिलनी चाहिए पूरे बिहार में उसको? इस बात का ये क्वेश्चन जो है हमसे हाई लेवल का है। ये लेवल गुप्ता सर का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, और इस पर जो भी कमेंट देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे। लेकिन आप जम्मू विधानसभा को लेके कह रहे हैं कि भाई, हाँ, जम्मू विधानसभा को लेके हमसे बातें होती हैं और चर्चा होती है। इच्छा है कि भाई आ जाए हमारे खाते में, पूरी कोशिश की जा रही है। इच्छा तो सबका होता है। चलिए ये बताइए कि कैसे चुनाव जीत जाएंगे आप? ये बीजेपी की सीट रही है, आप पिछली बार इतना बड़ा अंतर था वोटों का, कैसे पाट पाइएगा संजीव शाह जी? देखिए, एक तो आरपी गुप्ता साहब का ताकत, दूसरा गठबंधन का समीकरण जो होता है, बिहार का सत्य है जाति, बिहार का सत्य। भले ही लोग ऑनलाइन कैमरा पर नहीं बोले, लेकिन सच्चाई है कि जातीय समीकरण साधा जाता है। कैमरा में नहीं बोले एक अलग बात है, लेकिन आप खुल के ये बात कह रहे हैं। बोलने में क्या, सत्य की राजनीति होनी चाहिए, राजनीति का एक स्तर होना चाहिए। जो सच है बोलेंगे। तो उस समीकरण में अगर किसी भी बनिया समुदाय के लोगों को स्थापित किया जाता है तो हमको लगता है कि समीकरण उसके पक्ष में जाता है। आप एक इंटरव्यू में जिक्र कर रहे थे कि जम्मू विधानसभा में बनिया समाज के लोगों की जनसंख्या 1 लाख है। डेटा कहां से आप ला रहे हैं? भाई हमारी जनसंख्या 1 लाख है। आप वोटर कार्ड, वोटर लिस्ट को उठाइए। बनिया समाज ज्यादातर उसका टाइटल होता है शाह, साव, बर्नवाल, मोदी, यही ना। तो आप सारे लोगों को मिला दे रहे हैं। आप उसमें कानू समाज का लोग और तेली समाज का लोग दोनों मिलकर 70,000 अकेले। कानू तेली और मघैया तेली दोनों मिलके है 70,000, और उसके बाद जो है वो 30,000 से अधिक है। तो 1 लाख हम लोग अकेले हैं। हम बनिक समाज जो है 1 लाख से बेसी है। उसके बाद किसी की आबादी है, तो उसमें हम लोग महागठबंधन में है, बनिया है, यादव है, मुसलमान है, मुस्लिम है, और भी जो जाति का लोग है, सब लोग तो साथ होंगे। सब समाज का साथ, सब समाज का साथ होगा, ऐसा थोड़े है। इन समीकरणों के आधार पे ये कह रहे हैं कि आपकी जीत जो है वो मतलब लगभग तय है। क्या बहुत लोग ऑनलाइन इस बात को नहीं बोलते हैं कि एक प्रोटोकॉल है। कैसे बोले कि जो दूसरे जात का लोग बिगड़ जाएगा कि हमारे जात का नाम नहीं लिया, उसको वही वोट बाद देगा। व्यक्तिगत रिश्ता कुछ होता है, एक मास वोट होता है, क्लास वोट होता है। मास वोट का मतलब वही समीकरण होता है, क्लास वोट का मतलब होता है कि हमारे समीकरण में नहीं भी सूट बैठ रहा है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध हमको वोट देंगे, हमारे समाज का है, हमको वोट देंगे। तो मास वोट और क्लास वोट दोनों अलग अलग अगर ये कीजिए तो सब जात का वोट आईपी गुप्ता को मिलने वाला है। अगला सवाल ये होगा कि जो संजीव शाह जी हैं, क्या उनके पास प्लान है जम्मू विधानसभा के लिए? अगर आप जनता को, अगर आप ग्राउंड में जाते हैं, आपने जातीय समीकरण की बात कही और ईमानदारी से कहा कि भाई सच्चाई है ये, और जाति के नाम पर वोट पड़ता है, और सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में पड़ता है। जाति भी सच्चाई है, धर्म भी सच्चाई है। हाँ, लेकिन पहले वो सवाल पूछेंगे मुद्दे वाली, उससे एक और सवाल ये है, आप तो कह रहे हैं कि ठीक है जातीय समीकरण है, लेकिन इस वक्त जो आपका समाज है उसका एक बड़ा तबका मोदी के चेहरे पर वोट करता है। तो अगर मोदी जो है, अगर जान जाएंगे कि संजीव शाह जी को जमुई में टिकट दिया गया है, तो मोदी जी एक रैली करते हैं, वहां जाएंगे यहाँ जम्मू जिला में 4 रैली करने के लिए, तब तो फिर आपका पलड़ा हल्का होगा। नहीं, तो बेटा बिहार रहेगा तो लोग साड़ू बरियाती जाएगा। अच्छा, जब घर में जो कैंडिडेट होंगे और घर के लोग होंगे तो फिर दूसरे जगह तो लोग वोट देने नहीं जाएंगे। तो फिर बोलेंगे, देखा जाएगा जब समय आएगा, अभी इसका समय है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया आपने समीकरण की बात की जो सच्चाई है। मैं चाहता हूँ कि आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जाति के अलावा, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा,
क्या जम्मू में है जो आपको लगता है कि ये कमी रह गई है जम्मू में, इस पे काम किया जाना चाहिए या इस पे और काम होना चाहिए था, जो बहुत आसान था लेकिन नहीं हुआ? देखिए, आपका सवाल सबसे सटीक सवाल यही है। हम्म, अभी तक आपने जो सवाल किया इसमें सबसे सटीक सवाल ये है। हम्म, हमारे पास जमुई विधानसभा क्षेत्र के लिए या झाझा विधानसभा क्षेत्र के लिए हमारे दिल दिमाग में जो बात बैठा हुआ है वह बात सबसे अधिक करप्शन को लेके आग जल रहा है, स्वरोजगार को लेके धधक रहे हैं, और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी व्यवस्था जो है, इन सारी चीजों पे हमने गहन अध्ययन किया है कि कैसे ठीक किया जा सकता है। अब आप एक चीज बताइए, गांव का 80% आबादी, पूरे देश का 80% आबादी गांव में बसता है, और गांव का 80% नवयुवक उठ के शहर में चला जा रहा है व्यवसाय के तलाश में। तो जब वो व्यवसाय के तलाश में शहर में जा रहा है तो शहर का बोझ बढ़ रहा है, वहां का लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, अपमानित कर रहा है। वो बेचारा अपमानित हो के भी वहां रोजगार कर रहा है, पेट का सवाल है, घर पैसा भेजना है। मेरा सबसे पहला उद्देश्य है जिसके के लिए हमारे पास प्लान है कि मैं गांव में स्वरोजगार पैदा कर दूंगा। ये मुझे अच्छा लगा कि बहुत मैंने 2020 से बहुत इंटरव्यूज किए हैं, शायद ही किसी ने कहा हो कि भाई किन मुद्दों के साथ जाएंगे, तो हमारे पास एक प्लान है। ये एक आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैंने बाकायदा इसके बारे में सोचा है, चिंतन मनन किया है, रिसर्च मैंने किया है। बाकी लोग कहते हैं कि भाई ठीक है आप मोदी जी के नाम पे दीजिए राष्ट्र सेवा ये वो, आप कह रहे हैं कि नहीं, आप जम्मू विधानसभा के लिए आपके पास प्लान है। तो क्या थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे वो प्लान क्या बिल्कुल है? बिल्कुल हम रोजगार के बताते लिए हैं। आप एक विधायक हम होंगे, शॉर्ट में हम बता देते वैसे हैं। सवाल में काउंटर ले लेता हूँ, आप विधायक होंगे तो कैसे आप रोजगार जो है अपनी हम क्षमता बता पे रहे पैदा हैं, हम करेंगे? वही तो बता रहे हैं कि सबसे पहली बात आप सुनिए, न्याय की बात हो, एक विधायक होने के नाते न्याय की बात तो होगी, समानता की बात तो होगी ही, लेकिन उन सबके पीछे जो हमारा प्लान है कि गांव में रोजगार कैसे पैदा किया जा सकता है। आप देखे होंगे, आप आदिवासी क्षेत्र में चल जाइए, जंगलों में चले जाइए, वहां पर जाके देखिए कि किस तरह से आदिवासी लोग जीवन को जीते हैं। आज भी उसको तन ढकने के लिए पूरा कपड़ा नहीं है, आज भी आधा कपड़ा पहन के तन को ढकते हैं, पैर में चप्पल नहीं है, दवा दारू के लिए पैसा नहीं है। एक आध % अगर प्रोग्रेस कर जाए उसकी अलग अलग बात है, लेकिन मास लेवल पर जो है आज आदिवासी समाज का लोग या और भी समाज का लोग जिस तरह का जिंदगी जी रहे हैं, उसको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जीवन में, दवाएं दारू और शिक्षा, दवाएं शिक्षा स्वास्थ्य, ये भी पूरा नहीं हो पा रहा। तो मेरा उद्देश्य ये है कि हमारा जो गांव में प्रति व्यक्ति आय कम से कम 20,000 रुपया हो। कैसे होगा संजीव जी? हाँ, हम बताते हैं इसका। हाँ, अब आपको हम शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं। लंबा हो जाएगा। हाँ, वैसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, एक लंबा प्लान है, हमने एक किताब लिख रखा है इस पे, क्या बात, एक सारा सिस्टम बना रखा है कि इस पर कैसे काम किया जाए। सबसे पहले जो गांवों के लोगों में ये नैरेटिव सेट है, माइंड सेट है कि मुझे सुबह उठना है, दिन भर मजदूरी करना है, शाम में दारू पीना है, उसके बाद सो जाना। इस नैरेटिव को उससे बाहर, उसके माइंड सेट को उसके माइंड से निकालना पड़ेगा। उसके गांव में रोजगार पैदा करने के लिए आप देख रहे हैं किसी भी गांव में इतना सरकारी भूमि, बंजर भूमि पड़ा हुआ है जिस पर कि मनरेगा से कार्य किया जा सकता है, उसमें बड़ा बड़ा तालाब बनाया जा सकता है, आहार बना जा सकता है, उसमें जो है मछली का पालन किया जा सकता है। बहुत सारा जंगल में, गांव में, देहात में प्रति जगह पड़ा हुआ जहां गौपालन का काम करवाया जा सकता है। उसको आर्थिक सहयोग, बैंक से लोन दिला के आर्थिक सहयोग करा के या सामाजिक संगठन के द्वारा ये एक टीम बना के वहां के लोगों को, अब जहां का जो भौगोलिक स्थिति है, मान लीजिए आपका, हम उदाहरण देते हैं किसी गांव का लेते हैं कि वहां का भौगोलिक स्थिति है कि वहां चारों तरफ जंगल है, तो जंगल में जो है सखुआ का पत्ता होता है, उसका प्लेट बनता है। कई स्टेट ऐसा है, राजस्थान वगैरह, जहां पर की प्रतिबंधित है ये थर्मोकोल का और ये प्लास्टिक प्लेट इस्तेमाल नहीं होता है। तो वहां इतना मांग है इस प्लेट का कि अगर गांव में लोग तैयार करने लगे उसका प्लेट और पत्तल बनाने लगे तो एडवांस लोग पैसा दे के रख ले रहता है कि हमारे यहाँ भेजिए ट्रक का ट्रक। आप ये कह रहे हैं कि हम विधायक होने के नाते करेंगे,
आप सामाजिक संगठन के जरिए अवेयरनेस भी फैलाएंगे। एकदम बिल्कुल बिल्कुल 100% जो कार्य जैसे होना रहेगा वैसे करेंगे। विधायक क्या आप एक टीम लगाएंगे उसके पीछे की उसके भाई जाओ पीछे पूरा विधानसभा में? टीम लगाएंगे, पूरा सिस्टम बनाएंगे, उसके सामाजिक संगठन तैयार करेंगे और सरकार से जो लाभ मिलने का होगा उस लाभ को उसमें ऐड करेंगे। मतलब आप सिर्फ विधानसभा सरकार के भरोसे पर नहीं रहेंगे, नहीं, सरकार के वो भी भरोसे करेंगे, पर उसके अलावा जो करें सरकार का जो ताकत है, सरकार की जो क्षमता है उस क्षमता का प्रयोग भी करेंगे। और हम बता रहे हैं कि मैं अपने विधानसभा को रोल मॉडल बना दूंगा, व्यवसायिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। पूरे देश का लोग या जानने के लिए आएंगे कि इस विधानसभा का लोग कहीं बाहर नहीं जाता है कमाने के लिए, घर में काहे रहता है, काहे अपने कौन सा काम मिल गया गांव में जो कि गांव में काम कर रहा है, 20,000 25,000 10,000 रुपया महीना कमा रहा है, अपना पारिवारिक का जो मिनिमम परिवार का रिक्वायरमेंट है वो सारा चीज को पूरा कर रहा है। ऐसा क्या बात है? लेकिन कैसे सिस्टम से कैसे लड़िएगा? अभी मान लीजिए एनडीए की सरकार है, तब महागठबंधन की सरकार होगी, लेकिन जो सिस्टम है लड़ पाइएगा सिस्टम से? आप जो कह रहे हैं संजीव जी कि हम सदर अस्पताल को सुधार देंगे, अलग अलग महागठबंधन से भी विधायक आए, एनडीए से विधायक आए, लेकिन सदर अस्पताल की स्थिति आज भी जस की तस है। अभी हाल की खबर है कि एक गर्भवती की मौत क्यों हो जाती है संजीव शाह जी? क्योंकि स्ट्रेचर नहीं मिलता है जो 10 से 12 हजार में आता है ना, और उसके घर में बच्चे की मौत हो जाती है। तो कैसे सिस्टम से कैसे लड़िएगा? इसके लिए सिर्फ सिस्टम से कुछ नहीं हो सकता। तो क्या अगला विकल्प क्या है? इसमें जो ब्यूरोक्रेट से लेके जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम में सिर्फ सरकार नहीं आता है, जनता को भी अपना दायित्व को समझना पड़ेगा। अगर हॉस्पिटल में किसी चीज का कमी है तो जनता को भी आवाज उठाना पड़ेगा। आप पत्रकार हैं, आपको भी आवाज उठाना पड़ेगा। और सरकार तक, उस सरकार जो होता है, जो सिस्टम को चलाता है, एक एक लोग तक तो पहुंच नहीं सकता, पहुंचेगा तो सिस्टम ही। और सिस्टम को देखने का दायित्व जनता का भी है, सरकार का भी है, और जो हमारा सिस्टम के लोग हैं उसका भी करें कि भाई लोग खुद जागरूक हो, आवाज उठाएं उसके खिलाफ। बिल्कुल। आप आवाज को दबाएंगे नहीं? जो सत्य के पक्ष में आवाज उठेगा मैं उसे कभी नहीं दबाऊंगा। क्या अगर उस तरह की खबरें आती हैं, आप तक बात पहुंचेगी, तो आप जाएंगे अधिकारियों को फटकार लगाएंगे? सिर्फ फटकार लगाना, एक होता है कैमरे के सामने कि आपने फटकार लगा दिया, कि बाद में बता दें कि देखो हमने तो डांटा था। काम होगा या नहीं? अगर इस तरह का घटना हुई तो फटकार लगाने से नहीं, रिमूव फ्रॉम सर्विस होना चाहिए वैसे लोगों को, जिसके कारण किसी की मौत हो जाती है, किसी का जीवन पे दाव लगा, उसको नौकरी में रहने का क्या अधिकार है? जो भी उसके कारण जो भी उसका दायित्व जिसके ऊपर होगा उसको रिमूव फ्रॉम सर्विस होना चाहिए। ये कहा जाता है कि जनता के बीच में क्या परसेप्शन हो गया है ना, कि नेताओं को लेकर के जो अभी है, ये आप भी जानते हैं कि भाई ये अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी वादे करते हैं, अल्टीमेटली इनको जो है वो सत्ता का लोभ है, बाकी सिस्टम में घुस के पैसा कमाने का है। संजीव शाह जी लोगों के बीच में जाकर अगर वो ये आप बता रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ, कैसे बताएंगे कि भैया हम आएंगे तो सबसे अलग होंगे? देखिए, अभी तो सिर्फ कह सकते हैं, जब मौका मिलेगा तो करके दिखाएंगे। और जब मौका नहीं भी मिला है तो हमारे समाज में 20-20 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर में आप जाइए, पता कीजिए कि मैं किस तरह से समाज के प्रति अपने दायित्व का पालन करता हूं और समाज के प्रति किस तरह समर्पित रहता हूं। ये लोगों से पता लगेगा, हम तो अपने मुंह से क्या बोलेंगे। और फिर बताइए कि क्या आपको मिला है लोगों से जानकारी लेने के बाद? बिल्कुल, हम ग्राउंड पे जाएंगे, हम ग्राउंड रिपोर्ट भी करेंगे। संजीव शाह जी, एक बार फिर से पॉलिटिकल सवाल पे आते हैं, तो इस बार महागठबंधन में आईपी गुप्ता शामिल हो गए हैं, आप लोग क्या असर डालिएगा? पहले जम्मू की बात कर लेते हैं। जम्मू में अगर आपको सीटें दे रही हैं तो आप लोग के शामिल होने से महागठबंधन को क्या फायदा होगा? देखिए, 4 विधानसभा के बारे में बताते हैं। हम जो बता रहे हैं इसको 100% सत्य से, इसको पॉलिटिकल नहीं मानिएगा। हम जो बता रहे हैं इनको सब लोगों को मानना पड़ेगा कि आज के डेट में बिहार में जितनी भी जातियां हैं उसमें तांती तत्वा जाति के जो लोग हैं वो उनका वोटिंग सिर्फ आईपी गुप्ता के इशारे पे ही होगा। वो जिधर कहेंगे उधर ही होगा। वो संगठित हो चुके हैं और इतना संगठित अभी बिहार में कोई जाति नहीं। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि भाई हो सकता है वो बीजेपी को वोट कर दे दें, आईपी गुप्ता कोई क्यों वोट करेंगे? एक साधारण से कद काठी के दिखने वाले व्यक्ति जिन्होंने 13 तारीख को गांधी मैदान भर दिया,
एक ऐसा व्यक्तित्व को धारण करने वाला व्यक्ति जो जहां जाते हैं 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 का भीड़ रहता है। आप मधेपुरा को ले लीजिए, सहरसा को ले लीजिए, पूर्णिया को ले लीजिए, बेनीपट्टी को ले लीजिए, नौगछिया, भागलपुर, तारापुर, जमुई, कहीं भी देख लीजिए, वो तो बस चल रहे हैं और अपना यूनिटी, अपनी एकता का परिचय सारे लोग दे रहे हैं। इसलिए इस बात को मान लीजिए कि ये 2% जो वोटर हैं, सरकार हैं तो ज्यादा, सरकार के आकलन के अनुसार 2% जो लोग हैं, ये 85 लाख वोटर इनके पास जो है, यह वोट एक मुश्त उधर जाएगा जिधर आईपी गुप्ता जाएंगे। आईपी गुप्ता के चेहरे पर ही वो लोग वोट करेंगे, आईपी गुप्ता के चेहरे पर वोट करेंगे। इस बात को मान लेना चाहिए लगभग हर दल को। इसमें कहीं कोई झूठ, फूस, लंद फंद या पॉलिटिकल भाषा नहीं है, यह एक सच्चाई है। आप मानिए चाहे न मानिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब तांत्रिक तत्व समाज की बात आती है तो कोई नेता दिखता नहीं है। अब जो गांधी मैदान के बाद उनका परसेप्शन मजबूत हो गया है कि तांत्रिक तत्व मतलब आईपी गुप्ता। नहीं, गांधी मैदान के बाद उनका जो इनकलाब यात्रा चल रहा है, आप कवर कर रहे हैं हर जगह। आप बता दीजिए कि कौन ऐसा नेता है जो बड़ा नेता हो बिहार का, उनके जाने से इतना भीड़ जुटती है, एक नाम बता दीजिए। नहीं, ये तो सच बात है कि आईपी गुप्ता ने गांधी मैदान में जिस तरीके से रैली की थी, उस वक्त ये खबर चली, प्रशांत किशोर की आलोचना हुई थी कि प्रशांत किशोर जो है इतना मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं या ग्राउंड पे उनके लोग बात सुन रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। पहला कार्यक्रम जब उनका हुआ था तो वो मैदान नहीं भर पाए थे, आईपी गुप्ता ने मैदान भरा। और सीरियस बात यही है कि मीडिया के कई ऐसे लोग हैं उसके बाद आईपी गुप्ता को बहुत गंभीरता पूर्वक लेने लगे, कहने लगे कि भाई ये कौन नेता है जो प्रशांत किशोर गांधी मैदान नहीं भर पाया, उसे आईपी गुप्ता ने जो है मैदान को भर दिया है। आज भी मीडिया का जो मीडिया सेल है, क्या बड़े बड़े मीडिया के जो लोग हैं आईपी गुप्ता का नाम भी लेना चाहते हैं क्या? ऐसा क्या लगता है क्यों बचते हैं? क्यों इसलिए बचते हैं कि हम नाम ले लेंगे तो पूरा पब्लिक पे ये इनका जो असलियत, ये सच्चाई है, इनका जो है सब सामने आ जाएगा, इनकी ताकत सामने आ जाएगा। दबाने का कोशिश है उनको। तो क्या आईपी गुप्ता दबेंगे? आईपी गुप्ता अब क्या दबेंगे? अब कभी नहीं दबेंगे। अब वो हिंदुस्तान लेवल का नेता होने जा रहे हैं। उनको यूपी से, उड़ीसा से, अलग अलग स्टेट से रोज प्रोग्राम मांगा जा रहा है। समय नहीं उनके पास, वो समय नहीं दे पा रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व यूपी से लोग आए, कई दल के लोग आए, इनमें शामिल हुआ। तो आने वाला कल में, अभी तो चुनाव को लेकर थोड़ा व्यस्त रहेंगे, आने वाले कल में देख लीजिएगा पूरे देश का सर्वमान्य नेता बनेंगे, क्योंकि इनके अंदर नेतृत्व का जो क्षमता है तो कमाल का है। तो संजीव शाह जी, अभी जो है हाल ही में जो है जब आपने कार्यक्रम किया उस वक्त ये खबरें चली कि भाई संजीव शाह जी को मिलेगा, फिर अभी जो है आरजेडी में जो पप्पू मंडल है वो शामिल होते हैं, फिर थोड़ा सा नेगेटिव इशू उठ रहा है कि पप्पू मंडल चुनाव से पहले शामिल हुए हैं तो हो सकता है कि आरजेडी उनको टिकट दे दे। पप्पू मंडल आरजेडी में शामिल हुए और महागठबंधन का लोग इस बात को तय करेंगे कि यह सीट किनका होगा। और अगर यह सीट राजद का होता है तो राजद जिनको भी टिकट देंगे उनका स्वागत है, उनका हम लोग स्वागत करेंगे। महागठबंधन से जो भी आ जाए, महागठबंधन से जो भी आ जाएंगे उनका हम लोग स्वागत करेंगे। ये तो पार्टी का दायित्व है, पार्टी का दायित्व है तो हमारा भी दायित्व है। चलिए, हमारे साथ संजीव शाह थे, ये खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जम्मू विधानसभा सीट के लिए, चूंकि आपने जब मंचों से आईपी गुप्ता भाषण दे रहे थे तो आपने सुना होगा वो बार बार अपने और संजीव शाह जी उनके रिश्तों की दुहाई दे रहे थे। और मंच से जब कहा था कि दिग्विजय सिंह ने कभी कहा था दादा जो है कि इनमें विधायक की क्वालिटी दिखती है, तभी जो है ये साफ हो गया था कि जमुई पर वो दावेदारी करने आए हैं। फाइनली क्या होगा, ये राजनीतिक संभावना का खेल होता है। लेकिन हमने सवाल भी किया था जब पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, तो फिर जब 2-3 सवाल क्रॉस क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि इशारा दे ही दिया है तो समझ जाइए। तो इससे ज्यादा जब तक फाइनली टिकट फाइनल ना हो जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो जाए, नेता कभी कुछ खुलकर नहीं कहते हैं। नेताओं की बातों को इशारों में समझना पड़ता है, संकेतों में समझना पड़ता है। तो आप भी संकेतों के माध्यम से समझ रहे होंगे कि जम्मू विधानसभा में बहुत बड़ा खेल हो सकता है। और आप भी जो है कंफ्यूजन में होंगे कि भाई ये सीट किसको जाएगी, जम्मू विधानसभा की सीट, कौन प्रत्याशी होंगे। लेकिन दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, देखना दिलचस्प होगा। 3 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, उसका इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात तो है कि चुनाव से पहले जम्मू की राजनीति जो है वो काफी दिलचस्प हो गई है और चुनाव के बाद
ये और दिलचस्प होने वाला है। पिछली बार के 2020 के विधानसभा चुनाव में चकाई हॉट सीट बना था, लेकिन इस बार जो है जमुई भी बिहार के सबसे हॉट सीटों में से एक होने वाला है। इसका यकीन तो मान लीजिए, जीत हार जिसकी भी हो, लेकिन लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई। देखते रहे द इंडिया टॉक। बहुत बहुत धन्यवाद।